बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आज इसके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप सॉल्व करने वाले हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसने कॉन्टैक्ट प्रोसेस से रिलेटेड आपसे पूछा है कि इसकी डायग्राम बनानी है, साथ में इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। बहुत आसान है, आप सबसे पहले पेज नंबर 26 पर आ जाओ, ये डायग्राम देख लो। देखिए यहाँ पे पायराइट बर्नर होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए डस्ट फिल्टर चैम्बर होता है, वॉशिंग टावर होता है, ड्राइंग टावर होता है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग टावर होता है, फिर एब्जॉर्प्शन टावर होता है, एंड लास्ट वन यहाँ पर आपको वो चैम्बर मिल जाएगा जहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड की डाइल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है और फिर ये तकरीबन 98% के करीब प्योर हो जाता है। तो ये जस्ट कुछ बॉक्सेस हैं, इसकी लेबलिंग है, आपको इस तरीके से उसको एज इट इज़ याद कर लेनी है। ये डायग्राम बनेगी। अब आ जाते हैं हम इसके डिटेल सेगमेंट्स की तरफ कि जहाँ पे आपको लिखना क्या है, ठीक है। 1 पेज बैक करें, पेज नंबर 25 पर आ जाइए और देखिए कि कहाँ से आप मार्क करेंगे और कैसे इसको समझेंगे। तो आप आ जाओगे सीधा पेज नंबर 25 पर। सबसे पहले देखिए आप मेन हेडिंग डालेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको वर्ल्ड वाइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो इसकी मदद से प्रोड्यूस किया जाता है और इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि इसके एसेंशियल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो आपने मार्क किधर से करने, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की हेडिंग पुट की, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड से लेके एसेंशियल स्टेप्स तक। सेकेंड हेडिंग आप डालेंगे प्रिपरेशन। इसमें अब आपको मज़ीद कुछ नहीं लिखना, बस प्रिपरेशन की हेडिंग डालने के बाद आप सब हेडिंग की तरफ आ जाओगे। ये सब हेडिंग नंबर 1 है, स्टेप 1 ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र टू सल्फ़र डाइऑक्साइड। बहुत आसान है, यहाँ से यहाँ तक मार्क कीजिए। इक्वेशन में आपको समझा देती हूँ कि जो सल्फ़र होता है इसको हम क्या करते हैं कि एयर की मौजूदगी में या ऑक्सीजन के साथ तकरीबन 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे हीट करते हैं। एज अ रिज़ल्ट ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। देखने में तो प्रोसेस बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सल्फ़र में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो हमें इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होता है, क्योंकि अगर ये इम्प्योरिटीज़ सल्फ़र के साथ अटैच हो गई तो लेटर ऑन स्टेज में क्या होता है कि जब वो अगले चैम्बर में जाएगा, अगला प्रोसेस करेगा, तो हम उसमें कैटालिस्ट डालेंगे। ये इम्प्योरिटीज़ उस कैटालिस्ट को पॉइजनस कर सकती है, ठीक है। तो आपने पहले यहाँ से यहाँ तक लिखा, ये वाली इक्वेशन टिक की, उसके बाद ये वाली लाइन ऐड कीजिएगा, इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव से लेके फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड तक। ये आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 पर आ जाइए। ये हेडिंग एज इट इज़ जाएगी, कन्वर्जन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इनटू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये पूरा पोर्शन लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और इक्वेशन जो है इसको एज इट इज़ याद कीजिएगा तमाम तर इसकी पर्टिकुलर्स के साथ। अब इसमें होता क्या है कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन गैस के साथ मज़ीद ऑक्सीडाइज्ड होता है। यहाँ पर हम एक कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं V2O5 यानी वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। जो टेम्परेचर हम रखते हैं वो तकरीबन 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो प्रेशर होता है वो तकरीबन 1 से लेकर 2 एटमॉस्फेयर तक होता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इन तमाम चीज़ों को ये कह लीजिए कि कैटेगराइज करने की वजह क्या होती है कि ये ली चैटलर प्रिंसिपल पे डील करता है कि जिसमें अगर आपने टेम्परेचर, प्रेशर और रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी है उसको एग्जैक्ट नहीं रखा तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। तो अगर आप ये तमाम कंडीशंस अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको मैक्सिमम सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस नहीं मिल सकती। इसीलिए इस चीज़ को लिखना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 3 पर आ जाएँ। इसमें एब्जॉर्प्शन होगा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड में। अब होता क्या है, यहाँ तक तो आपको सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस जो है ये मिल जाती है। फिर मज़ीद आप इसको थोड़ी सी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मज़ीद रिएक्ट करते हैं, यानी मोल रेशो क्या होना चाहिए, 1:1। अगर 1 मोल सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का है तो 1 मोल ही सल्फ्यूरिक एसिड का होगा, तभी आपको एक चीज़ मिले जो कहलाती है H2S2O7। अब इस वाली बात को अच्छे से समझ दीजिएगा कि बाज़ औक़ात MCQs में भी पूछा जाता है कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है या ओलियम किसको कहते हैं, तो ये होता है H2S2O7, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख लेना है इक्वेशन के साथ। उसके बाद लास्ट स्टेप की तरफ आप बढ़ोगे, स्टेप नंबर 4, जो कि पेज नंबर 26 पर है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने स्टेप नंबर 4 में डाइल्यूशन करनी है इसी ओलियम की। तो आपको पता है कि ओलियम जो इसका फॉर्मूला क्या है, H2S2O7। तो 1 मोल ओलियम होगा तो 1 मोल ही आप वाटर जो उस पर क्या करेंगे, शावर करेंगे ऊपर से सबसे लास्ट चैम्बर में। एज अ रिज़ल्ट आपको सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मिल जाएगा। तो इस 1:1 डाइल्यूशन की वजह से जो सल्फ्यूरिक एसिड आपको ऑब्टेन होता है ये आफ्टर प्यूरिफिकेशन तकरीबन 98% जो है प्योर हो जाता है और ये कमर्शियल ग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर पूरी दुनिया में जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर होता है वो इसी कॉन्टैक्ट प्रोसेस की मदद से होता है। यहाँ तक करने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।
तो आपने क्या करना है, पहले वो तमाम डिस्क्रिप्शन लिखना है जो मैंने अभी आपको सिखाई है, और लास्ट में आपको ये डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो लॉन्ग है उसको देख लीजिएगा। इसमें इसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होती है कार्सनर केल्नर सेल की मदद से, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसको देख लीजिए कैसे करेंगे। बच्चों आप सीधा आ जाओगे पेज नंबर 14 के ऊपर। यहाँ पर देखिए एक टॉपिक है, आपने सबसे पहले हेडिंग पुट करनी होगी। इसमें हेडिंग क्या होगी आपकी, कार्सनर केल्नर सेल। यहाँ से स्पेलिंग मिल जाएगी आपको, वरना डायग्राम से भी मिल जाएगी, ठीक है। टॉप पे हेडिंग पुट करेंगे आप कार्सनर केल्नर सेल की। उसके बाद जो सब हेडिंग है वो पुट करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल की। पहले मैं आपको मार्क करा दूँ, आप लिखोगे कहाँ से, कास्टिक सोडा से लेके टेक्स प्लेस तक, और इसके बीच में ये देखिए मैंने काटा हुआ है एज शोन इन फिगर 1.1, इसे कट कर लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम इसकी ये वाली ड्रॉ होगी। अब थोड़ी सी इसकी वर्किंग समझ लीजिए कि इस सेल में होता क्या है, कि इसको गौर से देखिए। यहाँ पे आपको देखिए पर्पल कलर के कुछ ब्लॉक्स हैंगर की मदद से लटके हुए नज़र आ रहे हैं। एक्चुअल में ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये टाइटेनियम की रॉड्स होती हैं, ब्लॉक्स की शक्ल में होती हैं, और ये सबमर्ज्ड किसके अंदर होती हैं, ये होती हैं सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में। यानी हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, कंसनट्रेटेड से सोल्यूशन बना लेते हैं। उस सोल्यूशन के अंदर इन टाइटेनियम रॉड्स जो हैं उसको हम इस तरीके से सबमर्ज कर देते हैं, और ये हैंगर की मदद से अटैच होती हैं। अब ये जो टाइटेनियम रॉड्स हैं ये यहाँ पे कैसे एक्ट करती हैं, एज एन एनोड एक्ट करती है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या होगी, जाहिर सी बात है जहाँ पर भी एनोड है वहाँ कैथोड भी होना चाहिए। तो आप देख रहे हो सिस्टम में कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से देखिए ये गैप्स हैं जो कि ट्यूब्स लाइक है। इस पर हम क्या करते हैं, मरकरी को फ्लो कर देते हैं, क्योंकि मरकरी लिक्विड मेटल होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब मरकरी आप फ्लो करते हैं तो कभी उसकी फ्लो रेट कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। तो एज अ रिज़ल्ट हमने यहाँ पे एक पंप जो है ना इसको लगा देना होता है, ये मरकरी पंप कहलाता है। ये क्या करता है, मरकरी के लेवल को ओवरऑल बैलेंस करता है, ताकि तमाम जगहों पर ये जो मरकरी है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब ये मरकरी क्या करता है, ये एज अ कैथोड इस्तेमाल होता है। ये पूरा जो सेल है इसको देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स नुमा चीज़ नज़र आएगी। इस बॉक्स नुमा चीज़ को कहा जाता है, यह है डेन्यूडर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना वो यहीं पर बनता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सोडियम क्लोराइड जो वो अपने अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद सोडियम आयन जो है वो क्या करेंगे, वो कैथोड की तरफ चले जाएंगे, क्लोराइड आयन जो है वो एनोड की तरफ चले जाएंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फर्दर मोर भी कुछ प्रोसेस होगा जो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको मार्क करवाने वाली हूँ। तो ओवरऑल क्या है कि यही वाली डायग्राम है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो उसमें सेल के रिएक्शंस है उसको मार्क कराते हैं आपको। तो आप आ जाओगे सीधा पेज नंबर 15 पे। यहाँ पे आप सेकंड हेडिंग पुट करोगे वर्किंग की, ठीक है। और वर्किंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, जो कहाँ पर मौजूद है, ये मौजूद है आपके एनोड पे, जहाँ पे टाइटेनियम की रॉड्स जो हैं वो भी इसके साथ मर्ज्ड हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, सोडियम क्लोराइड सोडियम आइंस में क्लोराइड आइंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। जो क्लोराइड आइंस हैं ये क्लोरीन गैस बनाते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को सोडियम जो है वो क्या करता है, गेट कर लेता है। जैसे सोडियम इसे गेट करता है तो ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही सोडियम मेटल, क्योंकि आपके सिस्टम में कैथोड पर ये सोडियम मौजूद है और कैथोड पर क्या चीज़ मौजूद है, मरकरी, तो इनके साथ रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है जो कहलाता है सोडियम मरकरी एमलगम, ठीक है। अब ये सोडियम मरकरी एमलगम क्या होगा कि फर्दर मोर जो सिस्टम में वाटर मौजूद है इसके साथ रिएक्शन करेगी एंड फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, हाइड्रोजन गैस में, और मरकरी सिस्टम में फ्री हो जाएगी। ये मरकरी दोबारा मरकरी पंप की मदद से बार बार सिस्टम में रोटेट की जाती है, ताकि मरकरी का जो प्रेशर है वो सिस्टम में इक्वल रहे, ठीक है। मार्क कहाँ से करना है, गौर से देखिए। वर्किंग की हेडिंग डालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। थर्ड हेडिंग डालेंगे आप सेल रिएक्शन की। सबसे पहले नंबर 1 इक्वेशन लिखेंगे तमाम तरह चीज़ों के साथ। उसके बाद नंबर 2 इक्वेशन लिखेंगे, ये OH आयन वाली। अच्छा, ये OH आयन जो है ना ये ज़रूरी नहीं है। इसकी वजह क्या है कि ये OH आयन कौन से वाले हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड को हमने डिज़ोल्व किया था, तो ये वो वाले OH आयन है। ये भी क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वाटर और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से मार्क करना है सोडियम से लेके एलॉय फॉर्म तक, और ये नंबर 3rd एंड नंबर 4th इक्वेशन करनी है। उसके बाद ये एक लाइन मेंशन करनी है, नंबर 5th इक्वेशन करनी है। फाइनली 5th इक्वेशन के बाद मरकरी इज रिसाइकल से लेके कलेक्टेड फॉर मार्केटिंग तक। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बच्चों इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इक्वेशंस मौजूद हैं, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को मैं वन बाय वन जब वो डिस्कस करती हूँ, आपसे सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना और कुछ नहीं। तो इन इक्वेशंस में तकरीबन 6 इक्वेशंस हैं, इसमें से 4 तो आपको बुक में मिल जाएंगी, 2 आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो बुक में मिल जाएंगी वो मैं आपको पहले बता दूँ। अ पीस ऑफ एल्युमिनियम इज डिप्ड इनटू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सीधा जाएंगे पेज नंबर 27 पे। और आप भी इसी तरीके से की बना लिया कीजिए ताकि पेपर के टाइम पर ना आपको ढूंढना ना पड़े कि कौन सा सवाल जो वो किस पेज पे मौजूद है। तो आप आ जाओगे सीधा, देखें ये इक्वेशन, एल्युमिनियम है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बना देगा, ठीक है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन जब आपसे कह रहे हैं फेरिक क्लोराइड को मिक्स किया है हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, आप सीधा मूव करेंगे पेज नंबर 16 पर। जी ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फेरिक क्लोराइड है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में सोडियम क्लोराइड भी बना रहा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक और मज़ीद रिएक्शन है जो आगे मैं आपको बता दूंगी, यहाँ मार्क करवा देती हूँ। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ है जो कि सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड और वाटर बना रहा है, ठीक है। ये भी आपकी इन इक्वेशंस में से जो मैं अभी लाइन से आपको मार्क करवा रही हूँ। तो इस पेज पे ये 2 मार्क कर लीजिएगा, एक ये फेरिक क्लोराइड वाली और दूसरी क्लोरीन गैस वाली, ये दोनों मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है, एक इक्वेशन है इसमें कह रहे हैं कि सोडियम बर्न्स इन द एक्सिस ऑफ एयर, पेज नंबर 10 पर आ जाइए सीधा। ये देखिए इक्वेशन मौजूद है, सोडियम है, ये ऑक्सीजन एक्चुअल में एक्सिस ऑफ एयर, ये मतलब जब आप एयर के साथ रिएक्शन करेंगे, एयर की ऑक्सीजन से ही सोडियम ने रिएक्शन करना है, ये क्या बनाएगा, सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन इस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, पर ऑक्साइड, यानी इसको क्या पढ़ोगे आप, सोडियम पर ऑक्साइड। अच्छा जी, इसके बाद इसने आपसे पूछा है कि मैग्नीशियम को आप हीट करेंगे विद नाइट्रोजन गैस, इसको बना लीजिए। देखिए 3 मैग्नीशियम लें प्लस नाइट्रोजन गैस लें, ये Mg3N2 बनेगा, इसे मैग्नीशियम नाइट्राइड कहा जाता है। ये मैंने सेल्फ असेसमेंट में भी सिखाया आपको, सही है। उसके बाद अगला है पोटाशियम इज पुट इनटू इथाइल अल्कोहल, ये भी बुक में मौजूद नहीं है, खुद बनाएंगे आप। 2 पोटाशियम लीजिए, उसका 2 इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे देखिए 2C2H5O तक की प्रोडक्ट सेम होगी, के इधर रिप्लेस हो जाएगा और ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनी, 2C2H5OK प्लस हाइड्रोजन गैस। लास्ट वन है आपके पास क्लोरीन गैस इज पास थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये इक्वेशन मैंने आपको मार्क करवा दी थी पेज नंबर 16 पर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसका रिएक्शन बताइए वाटर के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्विकली इसको देख लीजिए, बहुत आसान तरीन है लेकिन लिखना कैसे है इसको सीख लीजिए। सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर की, इसका इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसे आप आमतौर पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं और इसके साथ साथ ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये डिटर्जेंट्स में भी इस्तेमाल होता है, ये किचन क्लीनिंग सब्सटेंसेस जो है उसमें भी इस्तेमाल होता है और भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। डाइंग में इस्तेमाल होता है, जहाँ पर लेदर जो है उसको ब्लीच किया जा रहा था उसको भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है छोटा सा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आप सेकंड हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशंस की, पूरी प्रॉपर हेडिंग डालेंगे। यहाँ जगह कम थी तो मैंने सिर्फ एक स्टार्टर स्पेलिंग लिख दी है इधर। यहाँ से लिखिएगा इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हेज़न-क्लेवर प्रोसेस और उसके बाद ये कट कर दीजिएगा एज शोन इन फिगर और फिर दोबारा यहाँ से लिखिएगा ड्राई स्लेक लाइन से लेके एंड तक और ये इक्वेशन होगा। अब इसको समझ लीजिए करना क्या है आपने। देखिए ये डायग्राम भी साथ में बनाएंगे आप। इस तरीके से कुछ चेम्बर होते हैं, इसमें ऊपर के पोर्शन से हम स्लेक लाइम डालते हैं जो ड्राई होती है। स्लेक लाइम क्या होती है, ये होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में होगी। और यहाँ देखिए यहाँ से आप पास करेंगे क्लोरीन गैस। तो गैस की नेचर क्या होती है, ये क्या करती है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है। सॉलिड के नेचर क्या होती है, ग्रेविटी की वजह से हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। तो जब ये ऊपर से मूव करेंगे और ये नीचे से मूव करेंगे गैस, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते रहेंगे। यहाँ पे इस तरीके से देखें आपको बाकायदा चैम्बर्स मिलेंगे। ये चैम्बर्स इसलिए हैं कि जब स्लेक लाइन आप पास करेंगे तो यहाँ पर डिपॉजिट होती जाएगी, ठीक है, जो बच जाएगी फिर वो नीचे जाएगी। इस तरीके से क्या होंगी, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जबकि क्लोरीन गैस को भी सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है, वो सुकून से रिएक्शन करती भी चली जाती है। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि फिर आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा जिसको क्या कहते हैं आप, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में मिलेगा आपको वाटर। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन आपको मिलेगा ना, ये लिक्विड जैसा होगा। फिर आप इसको ड्राई करते हो, ड्राई करने के बाद जो पाउडर सेपरेट होता है उसे क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसने आपसे 2 बातें और पूछी थी कि 2 रिएक्शन है इसका, एक वाटर के साथ एक एसिड के साथ, वो भी बता दीजिए। तो बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज 18 पे यहाँ मार्क कर लीजिए।
देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले ये वाली हेडिंग पुट करोगे रिएक्शन विद वाटर, क्योंकि इसने आपसे वर्डिंग में पूछा तो थोड़ी सी वर्डिंग में बता दीजिएगा ब्लीचिंग पाउडर से लेके यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड तक। तो याद रखिएगा, जब भी आपका ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ये एक सब्सटेंस बनाएगा जिसे क्या कहा जाता है, ये कहलाता है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में होता है हाइपोक्लोरस एसिड। अब इसी तरीके से इसने एसिड से पूछा है, कोई सा भी एसिड यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने बुक में HCl बोला, आप HCl के साथ रिएक्शन कर दीजिए, क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस। ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये पहले 9th क्लास के कोर्स में पढ़ाया जाता था आपको। लाइन से जितना मैंने आपको पढ़ाया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ाया है, हेज़न-क्लेवर प्रोसेस पढ़ाया आपको, और इसके साथ साथ मैंने आपको कास्टर के अंदर सेल पढ़ाई। पहले क्लास 9 के सब्जेक्ट में होता था, जो ओल्ड बुक्स होती थी, मगर अब इसको सेकेंड ईयर में डाल दिया। ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे। लास्ट एक क्वेश्चन बताया आपसे, ग्रुप 10 पूछा जा रहा है, एटॉमिक रेडियाई है, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अल्कली मेटल्स की, ठीक है। तो ये इत्तेफाक से साथ साथ लिखी हुई है, फर्स्ट है ग्रुप की एंड सेकेंड है ग्रुप की। जहाँ जहाँ आपको सेकेंड है ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मिले, इसको काइंडली कट कर लीजिएगा, देखना शुरू कीजिए। एटॉमिक रेडियाई, इसको पहले डिफाइन कर लीजिएगा कि ये क्या होता है। न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडियाई कहा जाता है। तो फर्स्ट है ग्रुप में आपको पता है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते चले जाओगे, साइज़ ऑफ एटम जब बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो ग्रुप 10 के हिसाब से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट है आर टर्म्ड एज अल्कली मेटल, दे पॉसेस द लॉन्गेस्ट एटॉमिक रेडियाई। यहाँ से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल तक आपने इसको लिखना है, ठीक है। दूसरा देखिए, इसने आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा था सी ग्रुप 10 में, इसको बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपको पहले भी समझा दिया था, इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं बता रहे। अब फर्स्ट ए ग्रुप में क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आप जहाँ जहाँ देख रहे हो सेकंड ए भी लिखा हुआ है तो उसे कट कर लीजिएगा। यहाँ से लिखेंगे दिस कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है फर्स्ट ए ग्रुप की, वो डिक्रीजेज होती है। अब इसकी वजह क्या होती है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते चले जाते हैं, यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक हम मूव करना शुरू कर देते हैं, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका फासला बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी क्या होती है, डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ से लिख दीजिएगा दिस इज़ बिकॉज से लेकर डिक्रीजेस तक, और उससे पहले आपने ये लाइन ऐड करनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट में भी क्वेश्चन आया था, ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन आया है, ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आया। इसको एक ही मरतबा याद कर लीजिए, हर जगह वही अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट ट्रेंड इसने आपसे पूछा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, ये टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की कि वो अट्रैक्ट कर ले शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स सेल्फ, जब कभी भी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट ए ग्रुप की बहुत पुअर होती है। यहाँ से लिखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्कली मेटल। अल्कलाइन को क्यों काटेंगे इसने नहीं पूछा आपसे। फॉलो अ रेगुलर डिक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाते हुए ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली जाएगी। वजह क्या होती है, वही कि साइज़ बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाता है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डाउन द ग्रुप आते आते क्या हो जाती है, बिल्कुल कम होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो लिथियम की क्या है, अगर 1.0 है तो आते आते सीजियम तक ये 0.7 हो जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। फिर 3 ग्रुप ट्रेंड इसने आपसे पूछे थे, तीनों हमने मार्क करा दिए। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अगर आप कर सकते हैं तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चांसेस है कि इस तरह की चीज़ पेपर में आ जाती है। मार्क करा देती हूँ मैं आपको। सीधा आ जाइए इधर पेज नंबर 29 पर। यहाँ पर ना एक टेबल है, इसमें कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं और उसके सिग्निफिकेंट यूजेस हैं। तो उसको आपने एक नज़र देख लेना है, बेशक बिल्कुल प्रॉपर याद ना भी करें, लेकिन इसके यूजेस आपको आने चाहिए। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये विंडो की फ्रेम में एक मेटल के तौर पर, एक एलॉयज़ के तौर पर, इसके अलावा कुछ यूटेंसिल्स में, इसके अलावा चॉकलेट फॉइलिंग वगैरह में इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से सल्फ़र जो है ये सोप्स बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में, और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो इचिंग पाउडर वगैरह उसमें भी इस्तेमाल होता है। क्लोरीन मल्टीपर्पज़ है, स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल होती है, ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके लिए इस्तेमाल होती है, प्लास्टिक्स बनाने में इस्तेमाल होती है। बोरेक्स भी एक मल्टीपर्पज़ यूज़ है। आपने वैसे तो कैरम बोर्ड में इसका देखा था, तस्करा सुना होगा कभी, कि उसमें इस्तेमाल होता है इसको ताकि वो चिकना कर सके उस फ्रेम को। लेकिन वैसे भी इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे कि क्लीनिंग है, आई ड्रॉप्स में है, लॉन्ड्री में है, कॉस्मेटिक्स में है। इसके अलावा वेल्डिंग में फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा ये, ठीक है। एलम मल्टीपर्पज़ यूज़ है, इसको आप कहते हैं कि ये
एलम जो है ये स्किन की बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो फ्रेगनेंसेस बनती हैं, इसके अलावा स्वेट ट्रीटिंग होती है, इसके अलावा टैनिंग को रिमूव करने में, और इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे, एंटीसेप्टिक के तौर पे, माइनर कट लग जाएँ या ज़ख़म हो जाए थोड़े बहुत, तो उन सबको साफ़ करने के लिए भी ये प्योरीफायर के तौर पे इस्तेमाल होता है। लास्ट वन अमोनिया, इंडस्ट्रियली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल होगी, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होगी, इसके अलावा ये रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस में भी इस्तेमाल होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने फिनिश कर लिए, एज सून एज पॉसिबल चैप्टर 2 की तरफ मूव करूँगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।